बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम भारतीयों को अब अपनी इकोनॉमी की फिक्र होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि दुनिया भर के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने बाकायदा अब भारत का बाइकआउट करना शुरू कर दिया। भारतीयों को सिर्फ फिक्र अरब ममालिक के बाइकआउट की ही नहीं, बल्कि ये वो ममालिक हैं जिनमें अमेरिका और चाइना के बाद तीसरी भारत की सबसे बड़ी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होती है। चीन और अमेरिका के बाद भारत इन ममालिक में ही अपनी सबसे ज्यादा इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करता है। दूसरा अरब ममालिक से भारत सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला मुल्क भी है, लेकिन इस सबसे ज्यादा भारतीयों को फिक्र इस चीज की है कि लाखों की तादाद में हर अरब मुल्क में भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। उन मजदूरों के साथ अब अरबी किस तरह का बर्ताव करेंगे, और अगर एक ही वक्त में वो सब हिंदुओं को वहां से निकाल देते हैं तो फिर भारत या भारतीय सरकार इन्हें कैसे और कहां पर अकोमोडेट करेगी। इसके अलावा भारत के हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स इन ममालिक में तालीम हासिल करने गए हुए हैं, और ये अरब ममालिक स्कॉलरशिप पर यानी अपने पैसे पर उन लोगों को बढ़ा रहे हैं। यही वो चंद रीजंस हैं जिनसे अब भारतीय इकोनॉमी का बट्टा बैठने वाला है, और भारत के सहाफी जो कभी नरेंद्र मोदी की तारीफें करने में जमीन आसमान एक कर देते थे, अब नरेंद्र मोदी सरकार पर ही तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को दी जाने वाली जुबान नरेंद्र मोदी की जुबान है, जिसकी वजह से वो इतने हद तक बढ़ गए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ही गुस्ताखी कर डाली है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं कि किस तरह भारत की इकोनॉमी अब जमीन बोस होने वाली है, और अगर अरबों ने इन हिंदुओं को अपने ममालिक से निकालना शुरू कर दिया तो फिर भारत कहीं का नहीं रहेगा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अरबों के इस इत्तेहाद के बारे में आप क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में वो भी जरूर बताइएगा। दोस्तों नमस्कार। दुनिया के तमाम देशों में भारतीय मजदूरों की स्थिति कोई कम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा मजदूर अरब देशों में ही काम करते हैं जो भारत के हैं। भारत का धंधा अमेरिका और चीन के बाद कहीं सबसे ज्यादा है तो वह अरब देश ही है। भारत के छात्र दुनिया के तमाम देशों में उच्च शिक्षा के लिए जाते जरूर हैं, लेकिन एक मुश्त अगर उनकी संख्या को देखा जाए तो अरब देशों में ही तकरीबन 5 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र हर बरस चले जाते हैं पढ़ाई के लिए। इन परिस्थितियों के बीच अगर अरब देश के निशाने पर भारत आ जाए तो कल्पना कीजिए कि आर्थिक परिस्थितियां हो या सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियां, कितनी बड़ी चोट भारत को पड़ सकती है। सवाल यह भी है कि भारत के भीतर क्या धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने भारत को एक ऐसे अंधेरे की तरफ ढकेलना शुरू कर दिया जिसमें सियासी सत्ता किसी भी हाथ में मिल जाए, इसके लिए चाहे कोई भी शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाए, वह इस्तेमाल इस दौर में किया जाने लगा और कानून ने काम करना बंद कर दिया। क्या भारत के भीतर राजनीतिक सत्ता के लिए जिस नफरत, धार्मिक हिंसा या रूढ़िवादिता तक को कानून से ऊपर लाकर रख दिया गया, इन परिस्थितियों ने ही क्या ऐसी स्थिति को जन्म दे दिया है जहां पर दुनिया की निगाहें अब भारत को लेकर है कि भारत के भीतर जो शब्द बोले जा रहे हैं वह दुनिया के भीतर बहुत बड़ी तादाद में एक कौम को प्रभावित करते हैं। और पहली बार अरब देशों में कतर, ओमान और ईरान ने जिस तरीके से राजदूतों को बुलाया, हालांकि अभी इस बात की पुष्टि हुई नहीं है कि उस बातचीत से निकला क्या। हालांकि कतर में भारत के राजदूत ने पत्रकारों के सवालों का जब जवाब दिया तो बहुत साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये फ्रिंज एलिमेंट है जो इस तरीके की बातों को करते हैं और उन्हें बीजेपी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन भारत के भीतर जाकर जब इन फ्रिंज एलिमेंट यानी शरारती तत्वों को आप देखेंगे तो इनकी महत्ता कहीं ज्यादा रही। एक शख्स तो प्रधानमंत्री कार्यालय में डायरेक्टर के पद पर पहले कार्यकाल में रहा 2024 से 2019 तक, उसके बाद वह मीडिया प्रभारी दिल्ली का होकर काम कर रहा था। जिक्र नवीन का कर रहे हैं। दूसरे नुपुर शर्मा जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ चुनाव भी बीजेपी के टिकट से लड़ चुकी और राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो रही है। ये शरारती तत्व कैसे हो सकते हैं? दूसरी बड़ी बात है, क्या वाकई इस दौर में जो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने जोर पकड़ा है उसने उन तत्वों को उभार कर रख दिया है जहां पर इस देश के भीतर में ध्रुवीकरण की शुरुआत शमशान और कब्रिस्तान से होते हुए 80-20 तक आकर खड़ी हो जाए। और इस दौर में लगातार एक सवाल भारत में माइनॉरिटीज को लेकर या मुसलमानों को लेकर जो सवाल राजनीतिक तौर पर उठने लगे, उसमें कहते कहते कोई पैगंबर मोहम्मद तक भी पहुंच सकता है। 26 मई को टेलीविजन स्क्रीन पर इस बात का जिक्र किया गया और उसके देखिए 10 दिन के बाद दुनिया के भीतर हंगामा मच गया। भारत के भीतर इस बात को लेकर शोर जरूर था, लेकिन भारत की सियासत जब 80 और 20 का खेल खेल रही हो तो ऐसे में उसका असर नहीं पड़ता है।
तो क्या यह माना जाए कि आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मद्देनजर, भारत के व्यापारिक परिस्थितियों के मद्देनजर, या फिर भारत अपनी स्थिति में कहीं भी इस रूप में जब स्वावलंबी नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था यह कहकर कहे कि हम अरब वर्ल्ड से अब आर्थिक व्यापार को खत्म कर रहे हैं, या फिर भारत के छात्र, भारत के मजदूर, भारत के व्यापारी क्या बंद कर सकते हैं? तो दुनिया के भीतर जब भारत में राजनीतिक तौर पर दिए जा रहे बयानों का असर होने लगे तो इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत के भीतर में स्वतंत्रता और राजनीतिक ध्रुवीकरण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आप कहीं तक भी जा सकते हैं। सवाल यह नहीं है कि जिसने इस बयान को दिया वो पढ़ा लिखा शख्स नहीं है, वो पढ़ा लिखा शख्स है, लेकिन इससे पहले उसने कभी कोई बयान इस रूप में नहीं दिया था। अब क्यों दिया? जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वो अभी ही क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल परेशान करने वाले हैं, क्योंकि कतर में जब दोहा में बुलाया गया भारत के राजदूत ने, तो भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया पत्रकारों के सामने जो आई, उन्होंने जानकारी दी कि दोनों देशों के राजदूतों के बीच बैठक हुई जिसमें धार्मिक शख्सियतों पर भारत के व्यक्तियों के जरिए आपत्तिजनक टारगेट पर चिंता व्यक्त की गई। यह ट्वीट भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाते, ये शरारती तत्वों के विचार हैं, उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा। लेकिन अगली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। हमारी सांस्कृतिक विरासत और अनेकता में एकता की मजबूत परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को अपना सर्वोच्च सम्मान देती है। अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पहले ही कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है। लेकिन सवाल है, भारत की यह पहचान तो कभी नहीं रही, और जब सत्ताधारी राजनीतिक दल के कोई व्यक्ति इस टिप्पणी को करता है तो उस टिप्पणी या विवादित बयान को देने वाले शख्स के खिलाफ भारत में कानून ने क्या काम किया? और भारत को जब माफी मांगने को कहा जा रहा है तो सवाल है कि भारत के भीतर की जो धार्मिक सहिष्णुता है और यहां की जो सांस्कृतिक धरोहर है वह तो कभी भी इस रूप में इस्लाम को टारगेट पर नहीं लेती है। लेकिन जिस इस्लामोफोबिया का जिक्र देवबंद की बैठक तक में सरकार को लेकर निशाने पर लिया गया और कहा गया कि हम मार्च के महीने में 14 मार्च को हम इस्लामोफोबिया दिवस मनाएंगे, तो क्या वाकई भारत धार्मिक ध्रुवीकरण के ऐसे रास्ते पर निकल चला है जहां पर विज्ञान या आने वाले वक्त में दुनिया के साथ इंटेलेक्चुअली भी संपर्क संबंध बनाना मुश्किल हो जाए, यानी एक अंधेरे युग की शुरुआत है? क्योंकि जिस लालसा राजनीतिक सत्ता के भीतर नफरत और हिंदू मुस्लिम या धार्मिक हिंसा या फिर विभाजन की रूढ़िवादिता को बढ़ावा देने की स्थिति में आकर खड़ी हो जाए चीजें, तो फिर दुनिया की बेचैनी उस देश को लेकर बड़ी हो जाती है। भारत की पहचान दुनिया में एक बाजार की तरह है। भारत के बाजार पर अगर असर पड़ेगा तो भारत की ढहढहाती इकोनॉमी में यह एक पत्थर के ऊपर लगी हुई उस कील के तरीके से होगा जो आखिरी कील ना साबित हो जाए। तो क्या भारत के सामने